हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किस तरह से ये लगता है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी तल पर उसका मान क्या है, इसका मान किस तरह से परिवर्तित होता है, इसके बारे में अपने पढ़ा था। देखिए, अपने रीड के पर्पज़ से ये टॉपिक कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से इनकी स्टडी कीजिए। जब आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, आप कमेंट ज़रूर कीजिए इस पर। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी, क्योंकि जब तक अपने को पता नहीं लगेगा, जब तक मैं ये समझ नहीं पाऊँगा कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है, तब तक अपने उसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो पाए। अपने आज गुरुत्वाकर्षण में ही पढ़ेंगे प्लाइन वेग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डेरिवेशन से इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाइन वेग है क्या चीज़? प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। देखिए, प्लाइन वेग किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। प्लाइन वेग है क्या चीज़, पहले अपने किसका एक देखते हैं और अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को देखते भी हैं। क्या है, जब अपने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो कुछ दूरी पर जाती है, वापस पृथ्वी तल पर आ जाती है। अगर अपने उसका वेग बढ़ा दें, फेंकने का जो वेग है वो बढ़ा दें, तो वो और ऊपर तक जाएगी लेकिन फिर नीचे आ जाएगी। और वेग बढ़ा दें, और ऊपर तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। इस तरह से वेग बढ़ाते जाएं तो वेग का एक ऐसा मान आएगा जिस पर उसको पृथ्वी तल से फेंकने पर वो वापस पृथ्वी तल पर नहीं आएगी। वही मान जो है वो क्या कहलाता है? प्लाइन वेग कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अनंत में चली जाती है और वापस पृथ्वी तल पर नहीं आती है, प्लाइन वेग कहलाता है। तो प्लाइन वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग, वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है तथा लौटकर पृथ्वी पर नहीं आती है, प्लाइन वेग कहलाता है। प्लाइन वेग कहलाता है। देखिए, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दे और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कर जाए? पार कर जाए, मतलब प्लाइन ही कर जाए, वापस न आए। प्लाइन का मतलब वही होता है। तो फिर उस वेग को अपने क्या कहते हैं? प्लाइन वेग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। अपने मान लेते हैं कि पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु है, m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल पर है। इसका प्लाइन वेग जो है वो VE, E फॉर एस्केप के लिए है, प्लाइन के लिए VE है। पृथ्वी तल पर इसकी जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा अपने पास दो प्रकार की होगी, क्योंकि वेग दे रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होगी, और पृथ्वी तल पर अपने जानते हैं क्योंकि पृथ्वी के कारण क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस पिंड की पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा अपने पास आ जाएगी गतिज ऊर्जा हाफ mVE का स्क्वायर माइनस Gmm/r, पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा। अनंत में कुल ऊर्जा, जब वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर कुल ऊर्जा अपने पास क्या हो जाएगी? 0। तब अपने पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा दें तो अपने पास आ जाएगा हाफ mVE का स्क्वायर माइनस Gmm/r इज इक्वल टू 0।
ये अपने पास m से तो m कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2gm/r, यानी वी ई इज इक्वल टू आ गया अपने पास √2gm/r। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यहाँ से अपने को क्या पता लग रहा है, अपने को ये पता लग रहा है किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन आना है यहाँ से, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि वो अलग अलग द्रव्यमान के अपने पास पिंड दे देगा और उन अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के लिए क्या करेगा, फिर पलायन वेग का मान पूछ लेगा। जबकि पलायन वेग का मान अपने को पता लग गया किस पे डिपेंड नहीं करता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो नंबर 1, पलायन वेग का मान जो है, पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान या वस्तु पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है। देखिए नंबर 2, पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान ग्रह के द्रव्यमान, ग्रह के द्रव्यमान तथा उसके आकार, किसके, ग्रह की बात हो रही है, उसके आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग ग्रहों पर पलायन वेग का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं अलग पलायन वेग होगा, कितना होगा भी अपने ज्ञात करेंगे। अगर अपने क्या करेंगे, बुध की बात करेंगे तो बुध पर अलग वैल्यू होगी, कितनी होगी वो अपने बात करेंगे बाद में। चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा पे अलग होगा, बाद में बात करेंगे अपने। लेकिन अपने को पृथ्वी की बात करनी है फिलहाल। अपने जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो g इक्वल टू अपने पास होता है gm/r²। तो अपने पास gm का मान जो है वो अपने पास आ जाएगा gr²। ये मान इसमें पुट कर दें तो अपने पास वी ई इज इक्वल टू आ जाएगा √gm का मान, सॉरी ये मान जो है वो गलत लिख दिया, मेरे पास 2 और आना था, यहाँ 2gm/r आना था। अपने पास क्या था 2, अपने रह गए इसमें 2gm/ क्या आएगा r। तो इसमें ये वैल्यू पुट करें अपने gm की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा gr, gm/r का मान रखते हैं तो g ओवर क्या आ जाएगा, g इंटू क्या आ जाएगा r। ये पृथ्वी तल पर पलायन वेग का सूत्र हो गया, ये भी पलायन वेग का ही सूत्र है, ये पलायन वेग का सूत्र आ गया। तो वी ई इज इक्वल टू √ पृथ्वी तल पर अपने को पता है पृथ्वी तल पर g की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और r का जो मान है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 गुणा 10⁻3। जब अपने इसको हल करते हैं तो वी ई इज इक्वल टू आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान सभी वस्तुओं के लिए, तीसरी बात मैं लिख देता हूं, पृथ्वी तल पर पलायन वेग जो है, पलायन वेग की जो वैल्यू है, पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से अगर अपने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा वेग देकर फेंकेंगे तो वो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगर इससे वेग की वैल्यू कम है उस वस्तु की तो वो पृथ्वी पर निश्चित रूप से क्या होगी, वापस गिरेगी। यानी जब भी ये रॉकेट वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है तो उसमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रक्षेपण सफल जब तभी होता है जब अपने उसको वेग पलायन वेग से ज़्यादा देकर छोड़ेंगे, अदरवाइज वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाता है। तो ये अपने पास आ गया पलायन वेग, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आता अपने पास इस तरह से। अब अपने पास आ गया क्या, पलायन वेग और एक है उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग और पलायन वेग में एक संबंध है, सिंपल सा है अपने पास। पलायन वेग अपने पास आ गया वी इज इक्वल टू √2gr और कक्षीय वेग होता है v0 इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, v0 इज इक्वल टू होता है gr, √gr। इन दोनों में यहाँ से वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो अपने पास v इज इक्वल टू, अपने इसको ऐसे लिख दें √2 इंटू √gr,
तो ये अपने पास v इज इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू v0। मतलब प्लाइन वेग जो होता है वो उपग्रह के कक्षीय वेग का कितना होता है, √2 गुना होता है। तो अपने एक बात लिख लेते हैं, फिर अपने बात करेंगे। प्लाइन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध। प्लाइन वेग और कक्षीय वेग में संबंध जो है वो अपने पास v इज इक्वल टू होता है √2 v0। मतलब प्लाइन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ये इनमें संबंध है। मोटे रूप में ये बातें याद रखनी है, यहाँ से अपने पास क्वेश्चन आता है। एक अपने पास क्या है, अपने पास फॉर्मूला है प्लाइन वेग का, v इज इक्वल टू √2gm/r, ये फॉर्मूला था। m अपने पास है द्रव्यमान, और अपने जानते हैं द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू अपने पास आता है 4/3 πr3। द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। पृथ्वी r त्रिज्या का गुणा है, तो आयतन अपने पास आ जाएगा 4/3 πr3। घनत्व अपने पास इसका मान लेते हैं ρ है। तो अपने पास ये वैल्यू इसमें पुट करें तो v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √2g/r इंटू अपने पास आ जाएगा 4/3 πr3 ρ। r स्क्वायर पे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा √8/3 πg/r² ρ। इससे भी अपने क्या कर सकते हैं, प्लाइन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था अपने पास प्लाइन वेग। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने का कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्या वजह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है। देखिए बड़ा सिंपल सा कारण है। चंद्रमा पर प्लाइन वेग का जो मान है, चंद्रमा पर प्लाइन वेग का मान, चंद्रमा पर प्लाइन वेग का जो मान है वो अपने पास है 2.41 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर प्लाइन वेग का मान है 2.41 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि गैस के जो अणु है, गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग जो है, गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है अपने को। गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग, वर्ग मध्य मूल वेग VRMS लिखते हैं इसको, VRMS इज इक्वल टू अपने पास है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सा बड़ा है, सीधा सा पता लग रहा है अपने को कि अपने पास वर्ग मध्य मूल वेग जो है वो प्लाइन वेग से क्या है, ज्यादा है। मीन्स VRMS is greater than VE. VE means escape velocity at the surface of moon। तो VRMS का मान यानी वर्ग मध्य मूल मान जो है वो किससे ज्यादा हो गया, प्लाइन वेग से। तो गैस के अणु चंद्रमा की सतह से क्या करेंगे, प्लाइन कर जाएंगे, और प्लाइन कर जाएंगे तो फिर वायुमंडल नहीं होगा। पृथ्वी से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल पर प्लाइन वेग का मान जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि ये कितना है 2.5। तो इसकी तुलना में ये क्या है, बहुत ही कम है। तो पृथ्वी तल को छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि चंद्रमा को तल को आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। यही वजह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग चंद्रमा के तल पर प्लाइन वेग से अधिक होना है, ये रीजन है। इसलिए चंद्रमा पर अपने पास क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब आता है अपने पास सिंपल सा, अपने थोड़ा एक आइडिया देख रहे हैं कि अपने पास उपग्रह है, उपग्रह का कक्षीय वेग ज्ञात करते हैं। हालांकि कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट अपने क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। इसलिए अपने थोड़ा सा अपने इस पर ध्यान देंगे। अपने पास है उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का
कक्षीय वेग। कक्षीय वेग। इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने करते हैं, फिर पढ़ेंगे अपने उपग्रह का कक्षीय वेग। पहले अपने देखते हैं द्रव्यमान और भार, और इस पे एक क्वेश्चन आता होता है द्रव्यमान और भार। क्या है बच्चों द्रव्यमान और भार, क्या होता है? इनमें दोनों में अपने मोस्टली अंतर नहीं समझते हैं, और अपने मोस्टली क्या करते हैं, दोनों को एक ही चीज मान बैठते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। दोनों एकदम अलग अलग राशियां हैं, एकदम अलग अलग राशियां हैं। क्या है द्रव्यमान? क्या है? किसी पदार्थ में द्रव्य की कुल मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्य की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में द्रव्य की जो मात्रा है उस मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ पर भार क्या होता है? पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है? उसका भार है। तो ये तो क्या है एक्चुअल में? बल है। ये एक्चुअल में क्या है? भार जो है वो क्या है? बल है। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या होती है? किसी भी द्रव्य की एक अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपना एक गुण है। ये अपने पास क्या है? द्रव्य की कुल मात्रा है। यानी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में द्रव्य की कुल मात्रा जो है उससे क्या कहते हैं? अपने द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम है, इसका मात्रक अपने पास बल है, तो क्या होगा? न्यूटन होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन अपने लागू नहीं है, क्योंकि जब सापेक्षिकता की बात आती है, रिलेटिविटी प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो द्रव्यमान बदलता है। तब अपने पास द्रव्यमान को, हालांकि आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन अपने पास होता है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये होता है विराम द्रव्यमान, और ये होता है गतिक अवस्था में द्रव्यमान। v पिंड का वेग होता है, c जो है वो प्रकाश का वेग होता है। अपने ऑलमोस्ट अपनी जो स्टडी है उस स्टडी में अपने पास v जो है, v इज लेस देन क्या है? c है। v इज लेस देन c है। अपने ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते होते हैं अपने जो सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास उस ऑब्जेक्ट का वेग जो है वो प्रकाश के वेग की तुलना में क्या है? नगण्य है। नगण्य होने से ये जो राशि है वो लगभग क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये राशि जब जीरो हो जाएगी तो अपने पास m जो है वो m0 के अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल लेके ही अपने पढ़ते हैं। तो अपने यूं कहेंगे कि m जो है, m का मान नहीं बदलता, किसी भी पिंड के द्रव्यमान का मान नहीं बदलता। इसको छोड़ते हुए मान के चल रहे हैं अपने कि द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता, जबकि भार बदलता है। भार जो है वो बदलता है। भार कैसे बदलता है? क्योंकि भार तो mg है, भार तो क्या है? mg है, और ये द्रव्यमान क्या है? m है। m तो क्या द्रव्य की मात्रा है, वो नहीं बदलती, भार बदलता है। क्वेश्चन आता है कि एक पिंड को पृथ्वी तल से चंद्रमा पर ले जाने में उसके द्रव्यमान में किस तरह परिवर्तन होता है? ध्यान से सुनना। ये पृथ्वी, ये अपने पास चंद्रमा है, मून अर्थ। एक पिंड को पृथ्वी तल से चंद्रमा पर ले जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि उसका द्रव्यमान कैसे बदलता है? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। अब आती है बात भार की। इसी में आ जाए क्वेश्चन कि पिंड का भार कैसे बदलता है? दोनों भी आते हैं। द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार की बात आएगी तो अपने जब पिंड को लेके जाएंगे तो भार होता है mg, और अपने पढ़ा था कि जैसे जैसे अपने पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा तो भार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां अपने पास गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
फिर उससे आगे जब बढ़ेंगे तो चंद्रमा के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगना शुरू हो जाएगा, तो भार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब अपने पृथ्वी तल से चंद्रमा की ओर जाते हैं तो भार पहले घटता है, शून्य होगा, शून्य होकर बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब जैसे जैसे अपने जाएंगे पहले घटेगा, यहाँ के 0 हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो भार बदलता है, भार क्या होगा, परिवर्तित होगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान जो है वो अपने पास जब भी पिंड गति करता है तो नहीं बदलता है। मतलब पृथ्वी तल से अपने क्या है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ से जैसे जैसे अपने पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाएंगे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार जो है वो बदलेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो भार बदलेगा। नेक्स्ट अपने पास अब अपने पढ़ते हैं उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह जानते हो ना, किसे कहते हैं उपग्रह? ये तो आपको पता है, ग्रह भी पता है आपको और उपग्रह भी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ग्रह क्या चीज है। ग्रह अपने पास वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले, ये सूर्य केंद्र में आ गया, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या है, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये अपने पास केंद्र में ग्रह है, कोई भी ग्रह हो सकता है, और इसके चारों तरफ क्या है जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है, उपग्रह है। मतलब वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। और वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए ग्रह दो प्रकार के हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। अब प्राकृतिक में पृथ्वी की बात करेंगे अपने। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह जो है, उपग्रह प्राकृतिक की बात कर रहा हूं मैं, उपग्रह जो है वो क्या है, चंद्रमा है एकमात्र। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह जो है वो बृहस्पति के हैं, बृहस्पति ग्रह के हैं सबसे ज्यादा। अब अपने पास आता है कि चंद्रमा के अलावा अपने तो बहुत सारे छोड़ रखे हैं, तो वो कैसे उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह। लेकिन चंद्रमा जो है वो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अपने को क्या करना है, अपने को इस उपग्रह का कक्षीय वेग ज्ञात करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अपने पास क्या है, ये ग्रह है, ठीक है, इसके केंद्र से r दूरी पर ये स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह है। ये क्या करता है, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये कैपिटल M द्रव्यमान का ग्रह है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह है जो क्या करता है, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में कक्षीय वेग v0 से चक्कर लगाता है। v0 मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, v0 है ये एक्चुअली ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब ये चक्कर लगाएगा, देखिए कोई भी वस्तु जो वर्ताकार पथ में घूमती है तो उसे एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यानी जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घूमती है तो अभिकेंद्रीय बल लगता है, सिंपल सा मतलब होता है। अब इस उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल जो है वो उपग्रह और ग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा mv0 का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा gmm अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, r से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, v0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अंडर रूट gm अपॉन r। देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास आ गया, अंडर रूट gm ओवर r। यानी अपने पास क्या है, अपने पास ये आया कि उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखो बड़ा सिंपल सा चीज आ गया कि उपग्रह का कक्षीय वेग जो है, उपग्रह का कक्षीय वेग जो है, कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर, उपग्रह के
द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। मतलब उपग्रह चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, यानी इस बात का, यानी पृथ्वी के लिए अगर समान दूरी पर है तो उस पर कोई मैटर नहीं करेगा ये कि उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? ये ग्रह के द्रव्यमान पर और ग्रह के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। अगर अपने इसको पृथ्वी मान ले और पृथ्वी की त्रिज्या अपने पास r है, मतलब ग्रह अपने पास क्या है? पृथ्वी है, और इसकी त्रिज्या r है, और इसके तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। तो स्मॉल r जो है वो अपने पास आ जाएगा कैपिटल R प्लस h, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R प्लस h। तब अपने पास आ जाएगा v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपोन अपने पास आ जाएगा r प्लस h। gm का मान रख देते हैं अपने, gm अपने पास क्या है? gm अपने पास है क्या, सॉरी, gm इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं, अभी अभी लिखा था gr², क्योंकि अपने पास गुरुत्वीय त्वरण जो है g इज इक्वल टू होता है gm अपोन r²। तब अपने पास ये gm की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो v0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अंडर रूट gr² अपोन r प्लस h। मैं इसमें से r कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस h अपोन क्या आ जाएगा r, यानी v0 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट gr अपोन 1 प्लस h अपोन r। यदि h लेस देन r है, मतलब पृथ्वी तल से उपग्रह की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है, तो फिर v0 जो है वो लगभग बराबर अपने पास आ जाएगा अंडर रूट gr। इससे अपने क्या कर सकते हैं? उपग्रह के कक्षीय वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं जो पृथ्वी तल के निकट परिक्रमण करता है। पृथ्वी तल के निकट परिक्रमण कर रहे उपग्रह का अपने क्या कर सकते हैं? कक्षीय वेग ज्ञात कर सकते हैं, और ये लगभग जो है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड अपने पास आता है। तो अपने को जरूरत नहीं, ये अपने पास आ जाएगा। इसी तरह से अपने इसका टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2πr अपोन अपने पास क्या आ जाएगा v0। इससे अपने टाइम पीरियड इसका फाइंड कर सकते हैं। v0 का मान ये रख दीजिए, आपके पास t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू आ जाएगा 2πr अपोन अंडर रूट gm r की पावर अपने पास हाफ, यानी 2πr की पावर 3/2 अपोन अपने पास आ जाएगा अंडर रूट gm। तो इससे अपने इसका आवर्तकाल, यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय, आवर्तकाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था अपने पास उपग्रह का कक्षीय वेग और उसका आवर्तकाल। थैंक्स।